एम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी में जो 8 सितंबर को मैथ के क्वेश्चन आएंगे उनको हम लोग देखेंगे सभी शिफ्टों में। तो पहला क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 221 रुपया है। यदि लाभ 17% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य मान लेंगे 100 रुपया। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा भाई, 17% लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य 117 में बेचना पड़ेगा। अब कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना है, 221 रुपया है। मतलब अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए तो परसेंटेज में कितना परसेंट का अंतर है, 17% का। और रुपये में कितना परसेंट, रुपये में कितना का अंतर है, 221 रुपया। मतलब 17% बराबर 221। तो 1% निकालने के लिए 17 से भाग देना पड़ेगा। अब इसने कहा है कि विक्रय मूल्य बताइए। अगर क्रय मूल्य का था तो 100 से गुणा करते, विक्रय मूल्य का है तो किससे गुणा करेंगे, 117 से गुणा करेंगे। ठीक है, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 5 बचा, 51 हो गया, 17 ते 51। अब 13 से गुणा करेंगे, 13 सत्ते 91 का 1, 13 एकम 13 और 5 18 का 8 और 13 एकम 13 और 1 नहीं, 13 सत्ते, हाँ यहाँ पे 13 सत्ते 91 के 1 ना हासिल आया 9, 13 कम 13 9 होता है 22, 22 का हो गया 2 हासिल 2 और 13 कम 13 2 कितना होता है 15। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना निकल के आया, 1521 रुपया, जो कि अपना आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 10% के छूट पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि 12.5% के छूट पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या हो। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग क्रय मानते हैं, उसके बाद क्या होता है, विक्रय होता है, फिर अंकित होता है। छूट हमारा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है। लाभ किस में होता है, विक्रय मूल्य पे लाभ होता है। तो क्रय मूल्य मानते हैं हम लोग क्या, 100 रुपया मानते हैं। कह रहा है कि 20% का लाभ होता है, तो कितने में बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। 120 में बेचेंगे तो हमारा 20% का लाभ होगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि 10% छूट देने के बाद, इसके मतलब ये चीज़ कितना में है, 90 में है। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 120 बटे 90 को किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक, फिर इन्होंने कहा है कि 12.5% के छूट पर, मतलब अंकित मूल्य आपका निकल आया है और उस पर 12.5% के छूट पर बेचा जाए तो लाभ क्या होगा। हर चीज़ कितने में होती है, 100 में। अगर 12.5% पर छूट दिया जाए तो कितने में बेचनी पड़ेगी, 87.5% में बेचनी पड़ेगी। तब हम इसको कितने में बेचेंगे, 87.5 बटे 100 में। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 4 से गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 का 0, 4 सत्ते 28 और 2 30 का 0 और 4 8 32, 3 35। अब एक अंक पे दशमलव था तो एक अंक पे दशमलव लगा दिए, 3 है तो 3 उतार दिए। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छक 18, फिर दशमलव लगाएंगे, 2/3। मतलब देखिए हमारा क्रय मूल्य कितना था, 100, कितने में बेच रहा है, 116.2/3 में। तो इसके मतलब क्या है कि 16 सही 2/3% का हमको लाभ हुआ, जो हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही आसान। जैसे मूलधन दे रहा है 5800 रुपया है, दर 6% है, समय 4 साल का है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है, मूलधन दर इंटू समय बटे 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज आ जाएगा। कौन सा, साधारण ब्याज। इसी पे हम लोग रखेंगे। मूलधन हमारा कितना है, 5800 है, और दर कितना है, 6% है, समय कितना दिया है, 4 वर्ष दिया है, बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 6 4 का गुणा किए, कितना हो गया, 24 हो गया। अब क्या करेंगे, 58 को 24 से गुणा कर देंगे, तो 4 बटे 32 का 2 और 4 पंचे 20 और 3, 4 बटे 32 का 2, 4 पंचे 20 और 3 23 हो गया। फिर 2 से करेंगे, 2 अठे 16, 6 2 पंचे 10 और 1 11, 2 6 3 9, 2 1 3 1 है। मतलब चक्रवृद्धि साधारण ब्याज कितना निकल के आया, 1392 रुपया, कहें तो 1392 रुपया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की मासिक वेतन 4500 रुपया है और वार्षिक खर्च इतना रुपया है, 4,20,000 है, तो मासिक बचत ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि मासिक वेतन जो है हमारा कितना है, 4500 रुपया है, ये आपका वेतन है, और
मासिक बचत बताना है। तो इसके मतलब अगर मासिक खर्च निकल आए तो हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मासिक बचत निकल के आएगा। और जो मासिक खर्च है हमारा कौन सा है, 4,20,000, ये हमारा क्या है, सालाना है। सालाना का मतलब क्या है, 12 माह का है। तो 12 से अगर भाग देंगे तो हमारा 1 माह का निकल आएगा। तो आइए 12 से भाग देते हैं। 12 तिया कितना होता है, 36 होता है। 6 बचा, 12 पंचे 60। तो हमारा मासिक खर्च जो कितना निकल के आया, 35,000 निकल के आया। तो 35,000 अगर इसमें से घटा दे तो हमारा मासिक बचत निकल के चला जाएगा। तो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया है, मतलब जो 10,000 है तो हमारा क्या निकला, मासिक बचत निकला, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 1/3 भाग दूरी को 40 किमी घंटा की चाल से तय करता है तथा शेष भाग 60 किमी घंटा की रफ्तार से तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। देखिए एक हमारा फार्मूला लगता था, कौन सा, 2ab/a प्लस बी, ये हमारा एक औसत चाल का फार्मूला लगता था। लेकिन अब ये इसमें क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें दूरी क्या होनी चाहिए था, बराबर होनी चाहिए। जितनी दूरी वो जाएगा उतनी ही दूरी वापस आएगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि 1/3 भाग वो 40 किमी की स्पीड से चल रहा है, तो इसके मतलब 3 में से 1 भाग 40 की स्पीड से चल रहा है, और 3 में से 2 भाग जो बच गया वो किसकी स्पीड से चल रहा है, 60 की स्पीड से चल रहा है। तो हमारा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। बात समझ में आ रहा है। तो दूरी हमारी कुल कितनी है, मान लीजिए 3 किलोमीटर है, तो 3 ऊपर रख दिए। अब 1 किलोमीटर वो कितने चाल से चल रहा है, 40 की स्पीड से चल रहा है, तो 40 से भाग दे देंगे। और दूसरा 2 किलोमीटर कितने की स्पीड से चल रहा है, 60 की स्पीड से चल रहा है, तो 60 से भाग देंगे। तो नीचे हमारा दोनों को अगर हल करेंगे समय आ जाएगा, ऊपर दूरी हो जाएगी। और जब दूरी को हम समय से भाग देंगे तो हमारा चाल ज्ञात हो जाएगा। तो 3, अब दोनों का लसा कितना निकला, 120 निकला। 40 से भाग दिए 3 बार में, अब 60 से भाग दिए 2 बार में, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 का 3 नीचे आपका क्या हो गया, 4 3 7, 120 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। तो अगर गुणा करेंगे 120 का 3 में तो कितना हो जाएगा, 360, और नीचे क्या है, 7 है। तो हमारा इतना किमी प्रति घंटा क्या निकल के आई, चाल निकल के आई, जो कि अपना आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी की औसत आयु 54 वर्ष है। 6 वर्ष बाद ए बी सी की औसत आयु 64 वर्ष होगी, तो सी की वर्तमान आयु बताइए। कह रहा है कि ए और बी की आयु जो वर्तमान में है 54 वर्ष है दोनों को जोड़ने पे, और ए बी सी तीनों की आयु है कितना, 64 वर्ष है औसत आयु है। तो इसको हम लोग 2 से गुणा करेंगे, इसको किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। ये किसकी आयु है, 6 वर्ष बाद की आयु है। ठीक है, अब इसको अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। इसको अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 का 2, और 3 चौक 18, 1 19, ये हो जाएगा। लेकिन ये 6 वर्ष बाद की आयु है। तो अगर 6 वर्ष पहले की आयु वर्तमान में आना चाहे तो एक का 6 वर्ष, दूसरे का भी 6 वर्ष, तीसरे का 6 वर्ष, मतलब अगर तीनों को जोड़े तो कुल कितना हो गया, 18 वर्ष। अगर इसमें से 18 हम घटा देंगे तो 6 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी, मतलब वर्तमान की आयु ज्ञात हो जाएगी। तो घटा रहे हैं, 12 में से 8 गया 4, और 8 में से 1 गया 7, और 1 का 1, मतलब 174 जो है ए बी सी की वर्तमान आयु है। तो ए बी सी की वर्तमान आयु में से ए बी की अगर आयु घटा दें तो हमारे किसकी आयु ज्ञात हो जाएगी, सी की आयु ज्ञात हो जाएगी। तो 174 में से हम क्या करेंगे, 108 घटा देंगे। 14 में से 8 गया 6, और 6 का 6, 0 से 1 से 1 कट गया। तो हमारी सी की जो वर्तमान आयु निकली कितनी निकल गई, 66 वर्ष निकल गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश ने बैंक से 4,000 रुपये नगद निकाले जो 100 रुपये और 50 रुपये के नोट में था। यदि कुल नोटों की संख्या 50 थी तो 50 रुपया नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए 50 रुपया कुल नोटों की संख्या थी, मतलब 100 रुपया और 50 रुपया दोनों नोटों को मिलाकर कुल नोटों की संख्या कितनी थी, 50 रुपया थी। तो मान लीजिए यक्स 50 रुपया की नोटों की पूछा है, तो 50 रुपया नोटों की संख्या मान लेते हैं यक्स। तो 100 रुपया नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, 50 में से हम यक्स घटा देंगे, जो बचेगा वही 100 रुपया के नोटों की संख्या हो जाएगी। अब आइए देखिए, अब 50 रुपये नोटों की संख्या यक्स है तो यक्स से गुणा करेंगे, और 100 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है,
50 माइनस एक्स है तो 50 माइनस एक्स करेंगे। और दोनों रुपये अगर मिल जाए तो कुल कितना रुपया बन जा रहा है, 4000 रुपया नगद बन जा रहा है। तो 50 से इसको गुणा करेंगे हो जाएगा 50 एक्स, 100 से इन दोनों में गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5000, और 100 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 एक्स बराबर 4000। अब क्या करेंगे, एक्स को एक तरफ करेंगे और गिनती को एक तरफ करेंगे। तो इधर 5000 था, 4000 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब माइनस 100 एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 100 एक्स हो जाएगा। अब 50 उधर जाएगा तो माइनस 50 एक्स हो जाएगा। अब 100 एक्स में से 50 एक्स जाएगा क्या हो जाएगा 50 एक्स। अब 5000 में से 4000 जाएगा तो कुल कितना हो जाएगा 1000। 50 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 बार में, 0 का 0। मतलब जो एक्स बराबर आया है 20, तो एक्स क्या माने थे हम, 50 रुपये के नोटों की संख्या। तो 50 रुपये नोटों की संख्या कितनी निकल के आई, 20 निकल के आई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन की भुजा 10 सेमी है, इसे पिघलाकर एक नया घनाभ बनाया जाता है जिसकी लंबाई 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 सेमी है। तो ऐसे कितने घनाभ बनेंगे। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कटोरा है, कटोरे में जल रखा हुआ है। जल को अगर हम क्या करेंगे, एक गिलास में डालेंगे तो क्या जल कम बेसी हो जाएगा, नहीं। जितना कटोरा में जल रहेगा वही जल हमारा क्या रहेगा, गिलास में आ जाएगा। इस कहने का मतलब है दोनों का आयतन जो है हमारा बराबर रहेगा। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह जैसे मान लीजिए घन है, घन को गलाकर अगर हम घनाभ बनाएंगे तो दोनों का आयतन क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। घनाभ का क्या आयतन होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई रहती है। ठीक है, तो अब घन का भुजा क्या है 10 है, तो 10 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। और चौड़ाई 2, लंबाई लंबाई 4 है, चौड़ाई आपकी 2 है और ऊंचाई 1 है। बात समझ में आ रहा है। अब कह रहा है कितने घनाभ बनेंगे, तो मान लीजिए इसमें हम लोग यक्स घनाभ बनेंगे। घनाभ की संख्या हमको पता नहीं तो गुणे यक्स कर देंगे। अब इसको हल कर देंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो 4, ये 2 है तो 4 से काटेंगे तो 100 को तो हो जाएगा 25, और 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5। अब 25 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 125। मतलब x बराबर हमारा कितना निकला 125। तो कितने घनाभ बनेंगे, कुल 125 घनाभ बनेंगे, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत 46 है। यदि एक संख्या को 142 की जगह 42 पढ़ लिया गया था तो सही औसत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे 10 संख्याओं का औसत कितना है, 46 है। देखिए सही क्या था और गलत क्या था, बात समझिएगा। सही हमारा था 142 आपको पढ़ना था, लेकिन गलत में आपने 42 पढ़ लिया था। तो अगर दोनों का अंतर देखा जाए तो कितने का है, 100 का अंतर है। मतलब 100 आपको सही में आ रहा है, सही में ज़्यादा है 100, तो इसके मतलब 100 आपको और लेना था, मतलब बढ़ाना था, लेकिन आपने नहीं बढ़ाया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 100 को जो बचा है, जितनी संख्या है उससे भाग देंगे तो कितना आ गया 10 आ गया, और जो बचेगा उसी को हम लोग औसत में जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे 100 कम आता तो हम क्या करते, घटाते, लेकिन यहाँ पे 100 ज़्यादा आ रहा है, 100 ज़्यादा पढ़ना था लेकिन हमने कम पढ़ लिया था, तो ज़्यादा पढ़ना था तो बढ़ाएंगे। तो क्या हो जाएगा, नया औसत हमारा 56 हो जाएगा, नया औसत, जो कि अपना आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40,000 रुपये पर 40% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना प्रति 3 माह पर की जाए। कह रहा है कि मूलधन हमारा कितना है, 40,000 है, 40% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, लेकिन ब्याज की गणना जो है तिमाही पे होगा। तो मान लीजिए 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, तो 3-3 माह कितना बार आएगा, 3-3 माह कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4, मतलब 4 बार 3-3 माह आ रहा है। ठीक है, अब 4 बार हमारा निकालने का मतलब क्या था कि आप दर में जो है 4 से भाग देंगे और समय में किससे गुणा करेंगे, 4 से समय में गुणा करेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग मूलधन लिखते हैं, मूलधन लिख लिए, उसके बाद 1, फिर दर रखते हैं, दर है हमारा 40% बटे 100। मैंने बताया था कि दर में आप किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, समय रखेंगे, तो समय है 1 वर्ष, और तो समय में हमको किससे गुणा करना है, 4 से गुणा करना है, -1 करेंगे। तो 4 से 4 कटा और 0 से 0 कटा, 10 से कम 10, एक ही ऊपर बचा, तो 11 बटे कितना हो गया 10, ऊपर क्या है 4 -1 यही तो है, और इधर कितना है
40,000 है। इतना बात समझ में आया है। मुझे पता है कि 11 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे, अगर आप घन याद किए होंगे तो पता होगा कि 1331 होता है, ये 1000 होता है। अब बचा क्या, 11 बचा और 10 बचा। इसको हम लोग गुणा करेंगे, 11 कम 11 का 1, 11 तियाँ 33, 1 34 के 4, 11 तियाँ 33 और 3 36 के 6, 11 एक कम 11 और 3 14। और ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस करना है ले जाके, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 10,000 को, तो कितना हो जाएगा घटाने पे, 4641 हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, 40 बचेगा। इधर क्या आ गया, 40,000। ठीक, अब ये 40 से 40 कैंसिल हो गया। अब 4 से इसको गुणा करेंगे, 4 एक कम 4, 4 चौक 16 का 6, 4 छंग 24, 1 25 का 5, 4 चौक 16, 2 18। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आया, 18,564 रुपया, जो कि आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 28% अधिक पर अंकित किया जाता है। यदि क्रय मूल्य को 50 रुपया बढ़ा दिया जाए और अंकित मूल्य को 18 रुपया घटाया दिया जाए तो 11.6% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए टफ क्वेश्चनों के श्रेणी में आता है, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आइए इसको देखते हैं। क्रय मूल्य हमेशा क्या रहता है, हमारा 100 रहता है, तो इसको हम मानते हैं 100x। फिर अंकित मूल्य कह रहा है कि 28% बढ़ा के अंकित किया जाए, तो 100x प्लस 28 हो गया। तो ये मतलब इसको हम अंकित करेंगे 128x में। ठीक है, 28% बढ़ा के अंकित करेंगे तो 128x हो गया। फिर कह रहा है कि क्रय मूल्य में 50% बढ़ा दी, 50 रुपया बढ़ा दिया जाए, तो क्रय मूल्य हमारा 100x है, तो इसमें हमने क्या किया, 50 रुपया बढ़ा दिया। फिर इन्होंने कहा है कि यदि अंकित मूल्य में 18 रुपया घटाया जाए तो 128 रुपया अंकित मूल्य है, इसमें हम क्या करेंगे, 18% घटा देंगे, 18 रुपया घटा देंगे। फिर कह रहा है कि 11.6% का लाभ होता है। तो हर चीज़ कितना होता है, 100 रुपया हो, 100% होता है। अब इतना लाभ हो रहा है तो हम इतना लाभ इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 111.6 हो जाएगा। तो ये क्रय मूल्य का कितना लाभ हो रहा है, 111.6% बराबर अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, उसी में थोड़ा सा मेहनत है, उसके बाद आपका आराम हो जाए। दशमलव हटाने के लिए एक जीरो हम नीचे बढ़ा दिए, दशमलव हट जाएगा। अब इससे इन दोनों में गुणा करेंगे और इससे इन दोनों में गुणा करेंगे। तो आइए गुणा करते हैं। तो 111 6 और 2 जीरो है, तो 2 जीरो बढ़ जाएगा x प्लस। अब 50 से इसमें गुणा करेंगे तो 0 का 0, 5 6 30 का 0, 5 एकम 5 3 8, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये हो गया। अब 1000 को 128 में गुणा करेंगे तो 3 जीरो बढ़ जाएगा, x इस पे हो जाएगा। माइनस 18 को अगर 1000 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो बढ़ जाएगा। अभी x एक तरफ करेंगे, बाकी संख्या एक तरफ करेंगे, तो 128 तिबल 0x। ये वाली संख्या जब इधर जाएगी, ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, 1600x। इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाना है। और ये वाली जो संख्या है, ये जब माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। इसको हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो आइए अब इसको हल करते हैं। 0 का 0, 0 का 0, 8 और 0, 8 और 0 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो जाएगा। इसी तरह इसको घटाएंगे, 0 का 0, 10 में 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6 और 2 में से 1 गया 1 हो गया। ठीक, बराबर x। ठीक, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, नीचे ऊपर बचा 738, नीचे बचा 164 बराबर x। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 से काटेंगे 8 और ये 2 हो जाएगा, x बराबर। ठीक है, अब कटने वाला है नहीं तो क्या करेंगे, हमारा क्रय मूल्य पूछ रहा है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 100x से गुणा करना पड़ेगा। 369 में 82 में से किससे गुणा करेंगे, 100x से गुणा करेंगे, तो x बराबर यही है, 100 ये है। अब हल करेंगे, 2 से काटेंगे 4 1 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, 4 1 से काटेंगे इसको तो कितना बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, और 9 5 कितना हो जाएगा, 45, 0 का 0 हो जाएगा। ये आपका क्रय मूल्य निकला कितना, 450 रुपया, जो कि आपका आंसर हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या 9 सेमी और आंतरिक त्रिज्या 8 सेमी है तो गोले को बनाने में कितना खर्च आएगा यदि 1 सेमी क्यूब बराबर 7 रुपया है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आयतन। आयतन को किससे गुणा करेंगे, खर्च से गुणा कर देंगे तो हमारा कुल खर्च आ जाएगा। तो आयतन का फार्मूला होता है खोखले गोले का 4/3 पाई R1 का होल क्यूब R2 का होल क्यूब। और खर्च कितना है 7 रुपया है तो 7 रुपया रख देंगे। अब इसको हल करेंगे 4/3 पाई का मान होता है 22/7 और R1 मतलब बाहरी त्रिज्या कितनी है 9 है तो 9 पे क्यूब, आंतरिक त्रिज्या कितनी है 8 है तो 8 पे क्यूब गुणे 7। देखिए 7 7 से कट गया और ये हो गया 4/3 22 और 9 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा। ठीक, 8 का क्यूब करेंगे तो 512 हो जाएगा। तो 4/3 22 घटाएंगे 9 में से 2 गया 7 और 2 में से 1 गया 1 हो गया और 7 में से 5 गया कितना बचा 2 हो गया। अब इसको काटेंगे 3 7 21 और 3 दूना 6 और 3 त्रिका मतलब इसको हम केवल 72 मानेंगे, पॉइंट को हटा देंगे। ठीक है, लगभग में आएगा। अब इसको गुणा करना है तो 4 गुणे 22 को हम तोड़ देते हैं, 11 गुणे 2 में तोड़ेंगे क्योंकि गुणा करने में आसान होगा। 4 दूनी 8, 8 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16 6 और 8 7 56 और 1 58। अब बच्चा 11, 11 से गुणा कर देंगे 11 छंग 66 का 6 हासिल 6, 11 8 88 6 96 हासिल 9, 11 5 55 और 9 64। तो हमारा कुल कितना मान आया 6466 रुपया उस गोले को बनाने में खर्च लगेगा।